दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि उदारवाद की परिभाषा दें एवं इसके सिद्धांतों का वर्णन करें। उदारवाद क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है और साथ में इसके क्या क्या सिद्धांत हैं ये भी बताना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग VVI मार्क कर लीजिए और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग फिक्स कीजिए, ये क्वेश्चन आएगा। तो समझते हैं हम लोग कि उदारवाद क्या होता है। उदारवाद क्या है? एक विचारधारा है जिसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना। और स्वतंत्रता कैसा? जैसे कि आप अपने पसंद की शिक्षा ले सकते हैं, आप अपने पसंद का कपड़ा पहन सकते हैं, आप अपने पसंद का काम कर सकते हैं, आप अपने पसंद का लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। ठीक है, आप अपने पसंद का कार्य कर सकते हैं। तो ये सब जो स्वतंत्रता है जो आप लोगों को दिया जाता है इसी को उदारवाद कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि उदारवाद की परिभाषा दें एवं इसके सिद्धांतों का वर्णन करें। तो आगे हम लोग उदारवाद की परिभाषा को भी देखेंगे और इसके सिद्धांतों का भी देखेंगे। आपको एक बात क्लियर करा दें कि ये जो स्वतंत्रता का हम बात किए, चाहे जीवन जीने का हो, शिक्षा प्राप्त करने का हो, धर्म को मानने का हो, ठीक है, कपड़ा पहनने का हो, लाइफ पार्टनर चुनने का हो, ये सब जो स्वतंत्रता है इसकी रक्षा करने का काम किसका है? देश का है, सरकार का है। सरकार और देश का काम ये नहीं कि आप जबरदस्ती हमारे ऊपर कोई भी कानून लागू कर दीजिए और हमें जबरदस्ती किसी भी तरह से नियंत्रित कीजिए। सरकार का काम ये है, देश का काम ये है कि जो हमारा स्वतंत्रता है उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसकी रक्षा की जाए। सरकार को हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी रक्षा की जाए, हमारी जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा की जाए, दूसरे देश के लोग हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे, हमारी सुरक्षा को ना छीन ले। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देश बनाए, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सरकार को चुनते हैं। तो सरकार को चुनने का भी अधिकार हमें, सरकार को गिराने का भी अधिकार हमें है। तो उदारवाद इसी को कहा जाता है। आगे हम लोग उदारवाद की परिभाषा को भी देखेंगे और सिद्धांतों को भी समझेंगे। चैनल पर दोस्त नया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगता है आपको कमेंट करके जरूर बताना है। हम देखना चाहते हैं कि ये जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कितने लोग कमेंट करते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझते हैं बिल्कुल डिटेल में आंसर को, आसान भाषा में आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये बात का हम आपको 100% गारंटी देते हैं। क्या कहा जा रहा है कि उदारवाद शब्द का अर्थ है व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना। उदारवाद शब्द का मतलब क्या है? व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना। इस विचारधारा का जन्म यूरोप में निरंकुश राजतंत्र, धार्मिक कट्टरता और शासकों के अत्यधिक नियंत्रण के विरोध में हुआ था। और ये जो विचारधारा उदारवाद, ये कहाँ पर जन्मा था? यूरोप में जन्मा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र था, मतलब जनता को वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था। जो करते थे वहाँ पर राजा करते थे और जैसा तैसा जनता को रखते थे। ठीक है, तो जो निरंकुश राजतंत्र था, धार्मिक कट्टरता था, शासकों का जो अत्यधिक नियंत्रण था, उसके विरोध में ये विचारधारा जन्मा था उदारवाद। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि उदारवाद का मानना है कि मनुष्य समाज और राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो मनुष्य है वो समाज और राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, अपनी पसंद का कार्य करने, शिक्षा प्राप्त करने, धर्म का पालन करने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो समाज और राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि साथ ही राज्य का कार्य लोगों पर अनावश्यक नियंत्रण रखना नहीं, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। ये सारी स्वतंत्रता तो आपको मिलनी ही चाहिए। इसके बावजूद जो राज्य है या फिर जो हम कह सकते हैं कि जो देश है, ठीक है, राज्य का काम क्या है? लोगों पर अनावश्यक नियंत्रण करना नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा करना है और उनके जो विकास के लिए अनुकूल वातावरण है वो तैयार करना है। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि आज विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की शासन व्यवस्था, संविधान और मानवाधिकारों की अवधारणा पर उदारवाद का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। आज के टाइम में जो भी लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर संविधान है तो मानवाधिकार भी होंगे। तो जो मानवाधिकार है वो क्या करता है? हमारी स्वतंत्रता की वो रक्षा करता है। जो संविधान है वो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करता है और इसी के लिए जो सरकार है, जो देश है वो बाध्य है। ठीक है, तो इसी अवधारणा पर उदारवाद का जो गहरा प्रभाव वो सारे देशों में आज दिखाई देता है, जो भी लोकतांत्रिक देश है। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर उदारवाद की परिभाषा को समझते हैं कि उदारवाद का मतलब क्या होता है, उदारवाद की परिभाषा क्या होती है। एक सरल परिभाषा में लिख लिए। कहा कि उदारवाद वह राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, मौलिक अधिकारों, लोकतंत्र, कानून के शासन तथा व्यक्तित्व के विकास का समर्थन करती है। जहाँ पर लोगों की स्वतंत्रता का समर्थन किया जाता है, समानता का समर्थन किया जाता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है, लोकतंत्र की रक्षा की जाती है, कानून के शासन तथा व्यक्तित्व के विकास का समर्थन किया जाता है। ऐसी जो विचारधाराएं हैं इसको उदारवाद कहा जाता है। कुछ विद्वान इसके द्वारा इसकी परिभाषा दी गई तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहले जो विद्वान है वो है L.T. हॉबहाउस। ठीक है, L.T. हॉबहाउस ये कहते हैं कि उदारवाद का उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करने का अवसर मिले। अपनी क्षमता को, प्रत्येक व्यक्ति को क्या है तो अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करने का अवसर मिले, इसी को उदारवाद का उद्देश्य माना गया है। ठीक है, दूसरे विद्वान है वो है जियोवानी सार्टोरी। जियोवानी सार्टोरी
ये कहते हैं कि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित राजनीतिक विचारधारा है। मतलब जहाँ पर व्यक्ति को निजी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, इस पर आधारित एक विचारधारा है जिसको उदारवाद कहा जाता है। ये कौन कहते हैं? जियोवानी सार्टोरी कहते हैं। अब हमने परिभाषा को समझ लिया कि उदारवाद क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि उदारवाद क्या होता है, इसका शुरुआत कैसे हुआ था, किन कारणों से इसका शुरुआत हुआ और इसका मतलब क्या होता है। अपने परिभाषा भी देख ली, कुछ विद्वानों की परिभाषा को अपने समझ लिया। आगे दोस्तों हम यहाँ पर देखें उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत कि उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। जो पहला सिद्धांत है उदारवाद का वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत देता है जो उदारवाद है, क्योंकि उदारवाद किसका समर्थन करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ये समर्थन करता है। इसलिए इसका जो पहला सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत। कहा जा रहा है कि उदारवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। उदारवाद का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है और उसे अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने का अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी पसंद का व्यवसाय चुनने, शिक्षा प्राप्त करने, अपने विचार व्यक्त करने और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसलिए ये जो हमारा उदारवाद है वो क्या करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है। लेकिन यह स्वतंत्रता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो। इसलिए उदारवाद जिम्मेदारी के साथ साथ स्वतंत्रता का समर्थन करता है। यहाँ पर स्वतंत्रता का ये तो बात करता है, उदारवाद जो है वो स्वतंत्रता का बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बात करता है। हम आपको ये बातें बोले कि आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जैसे चाहे कपड़ा पहन सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा कपड़ा पहने जैसे समाज को हाथ पहुंचे या फिर समाज प्रभावित होगा तो फिर आप वो काम नहीं कर सकते हैं। हम आपको बोले थे कि आप अपने लाइफ पार्टनर को चुन सकते हैं अपनी मर्जी से, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती किसी को हथियाने का कोशिश करें, जबरदस्ती आप बोले कि हम तोरे शादी करबो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं चलता है। आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको तब तक मिलता है जब तक उस चीज़ से, आपके निर्णय से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा जो इसका सिद्धांत है वो है मौलिक अधिकारों का सिद्धांत। मौलिक अधिकारों का सिद्धांत, ये मौलिक अधिकारों के भी बारे में बताता है। जो उदारवाद है ये मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। उदारवाद का मानना है कि प्रत्येक नागरिक को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त होने चाहिए जिन्हें कोई भी सरकार बिना उचित कारण के नहीं छीन सकती। हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार किसी भी कंडीशन में नहीं छीना जा सकता। अगर हमारे देश में आपातकाल लग जाता है तभी जाकर के हमारे मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है, छीना नहीं जा सकता, ठीक है। तो कम किया जा सकता है जब हमारे देश में आपातकाल लग जाए या फिर कोई आपातकालीन समस्या बन जाए, जैसे कि जीवन का अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और समान अवसर का अधिकार। ये सब क्या है? हमारे मौलिक अधिकार हैं। यदि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे तो वे अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य इन अधिकारों की रक्षा करना है। ये क्या है? उदारवाद है, ठीक है। उदारवाद का एक सिद्धांत है। हम आपको बताएं कि हमारे अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता, लेकिन जब हमारे देश में अगर आपातकाल लागू हो जाता है तो हमारे मौलिक अधिकारों की कटौती की जा सकती है, क्योंकि आप उस टाइम में सभा नहीं कर सकते, उस टाइम में कोई आंदोलन नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत सारे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसको सीमित कर दिया जाता है उस टाइम में। तीसरा जहाँ पर हम लोग सिद्धांत देखते हैं उदारवाद का वो है समानता का सिद्धांत। ये समानता पर बल देता है। उदारवाद सभी लोगों को हर बात में समान बनाने की बात करता है, बात नहीं करता, ठीक है। क्या कहा गया कि उदारवाद सभी लोगों को हर बात में समान बनाने की बात नहीं करता, बल्कि सभी को समान अवसर देने पर बल देता है। मतलब समान अवसर देता है, बाकी आप जो आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। इसके अनुसार कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं और किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। यही वास्तविक समानता मानी जाती है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि सभी को समान बनाने की बात करें। जो संविधान है या फिर जो देश है या फिर जो उदारवाद है वो सभी लोगों को समान बनने का बात करता है, बल्कि वो समान अवसर देता है। बाकी आपके क्षमताओं पर निर्भर करता है कि आप अच्छे काम कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, आप विकास कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो समानता का ये सिद्धांत इसका तीसरा सिद्धांत है उदारवाद का। उदारवाद का जो चौथा सिद्धांत वो है लोकतंत्र का सिद्धांत। उदारवाद लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानता है। इसके अनुसार सरकार जनता द्वारा चुनी जानी चाहिए और जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। मतलब जो सरकार है उसको जनता चुन करके बनाएगी और जो सरकार है वो जनता के हित में काम करेगी, जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। नागरिकों को मतदान करने, सरकार की आलोचना करने और अपनी राय रखने का अधिकार होना चाहिए। अगर सरकार की आलोचना करने का किसी तरह अधिकार ना हो लोगों के पास तो वो आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटेस्ट किसके खिलाफ होता है? सरकार के खिलाफ होता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ होता है। और जब आप सरकार की आलोचना ही नहीं कर सकते तो फिर प्रोटेस्ट करने का क्या ही फायदा?
जब जनता शासन में भाग लेती है तब सरकार अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनती है। यहाँ पर जो शासन में भाग लेने का बात हो रहा है, शासन में भाग लेने का मतलब ये नहीं कि आप विधायक सांसद बनना है जरूरी है, आपको विधायक सांसद बनने का जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ लाई जाती हैं, जो भी सरकार के द्वारा काम किए जाते हैं, अगर आप उसमें जागरूक हैं, उस चीज़ को आप देखते हैं कि वो सही किया या फिर गलत किया, तो उसी को शासन में भाग लेना कहा जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे तभी आप शासन में भाग ले रहे हैं। तो इसका जो चौथा सिद्धांत वो है लोकतंत्र का सिद्धांत। पांचों जो सिद्धांत वो है कानून के शासन का सिद्धांत। कानून के शासन का सिद्धांत। उदारवाद का मानना है कि देश में किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि कानून का शासन होना चाहिए। चाहे कोई सामान्य नागरिक हो या फिर देश का सर्वोच्च पदाधिकारी, सभी कानून के सामने समान है। यदि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा तभी न्याय स्थापित होगा और लोगों का शासन व्यवस्था पर विश्वास बना रहेगा। तो कानून के शासन का सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया, उदारवाद के द्वारा दिया गया। कहने का मतलब है कि जो देश का सर्वोच्च नागरिक है, जैसे हमारे राष्ट्रपति हो गए, तो राष्ट्रपति क्या हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक है, वो भी क्या है, कानून की नज़र में बराबर है। अगर वो भी कोई गुनाह करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, तो जितना सजा एक आम आदमी को होता है उतना ही सजा उनको भी होगा। लेकिन बात यह है कि राष्ट्रपति के पास खुद को माफ़ करने या फिर किसी को भी माफ़ करने का पावर होता है। ठीक है, जिस कारण अगर वो राष्ट्रपति पद पर है, विराजमान है, और उस टाइम अगर उसको सजा दिया जाता है तो वो खुद को माफ़ कर सकते हैं। जब वो राष्ट्रपति पद से हटते हैं उसके बाद उसकी सजा को सुनाया जाता है ताकि वो खुद को माफ़ ना कर सकें। ठीक है, तो चाहे राष्ट्रपति हो या फिर कोई गरीब मजदूर, वो क्या है, कानून की नज़र में बराबर है। छठा जो हम लोग यहाँ पर सिद्धांत देखते हुए है सीमित राज्य का सिद्धांत। सीमित राज्य का यह सिद्धांत देता है उदारवाद। इसमें कहा जा रहा है कि प्रारंभिक उदारवाद के अनुसार राज्य का कार्य सीमित होना चाहिए। राज्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखे, देश की सुरक्षा करे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। यही क्या है, उदारवाद का मानना है। लोगों के व्यक्तिगत जीवन और आर्थिक गतिविधियों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालांकि आधुनिक उदारवाद आवश्यक होने पर जनहित में राज्य के सीमित हस्तक्षेप को भी स्वीकार करता है। कहा जा रहा है कि जो आज के उदारवाद हैं वो आवश्यकता होने पर जनहित में राज्य के सीमित हस्तक्षेप को भी स्वीकार करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, राज्य का सीमित हस्तक्षेप को भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमारे देश, हमारे भलाई के लिए वो लोग काम करते हैं। सरकार हमारे भलाई के लिए कभी कभी काम करती है। सातों जो सिद्धांत हम लोग देखते हैं वो है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। उदारवाद धर्म की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि जो देश है या फिर जो विचारधारा उदारवाद है वो क्या करता है, किसी भी धर्म का बारे में वो बात नहीं करता, बल्कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए एलिजिबल या फिर आप मान सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता है आपको, इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होता, जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म हो गया या फिर जो मुस्लिम धर्म है, ये सब कोई देश का धर्म नहीं होता, बल्कि ये लोगों का धर्म है। देश का धर्म क्या है, देश की रक्षा करना, देश का विकास करना। इसके अनुसार राज्य किसी भी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, बदलने या फिर ना मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने विशेष धर्म को मानते हैं। कोई लोग धर्म को परिवर्तन कर लेते हैं, दूसरे धर्म को मानने लगते हैं, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते, धर्म जैसे चीज़ों को नहीं मानते हैं। इससे समाज में धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव बना रहता है। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब कि सारे धर्मों का सम्मान करना। ठीक है, और जो सद्भाव मतलब भाईचारा, ये सब बना रहता है। तो ये इसका अगला सिद्धांत था। यहाँ पर जो हम लोग इसका अगला सिद्धांत देखेंगे वो है निजी संपत्ति के अधिकार का सिद्धांत। ये निजी संपत्ति के अधिकार देने का बात करता है। जो उदारवाद है वो निजी संपत्ति का अधिकार का बात करता है। उदारवाद निजी संपत्ति को व्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा का आधार मानता है। अगर आप कमा सकते हैं, सक्षम है, तो आप जितना चाहे संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, लेकिन किससे, 1 नंबर वाला पैसा। ऐसा नहीं कि 2 नंबर का पैसा आप अर्जित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सरकार आपको उठाकर ले जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मेहनत से अर्जित संपत्ति रखने, उसका उपयोग करने और उसकी रक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। इससे लोगों में मेहनत करने, बचत करने और निवेश करने की भावना बढ़ती है, जिससे देश का आर्थिक विकास भी होता है। तो निजी संपत्ति का अधिकार का बात कौन करता है, उदारवाद करता है। अगला जो सिद्धांत वो है मुक्त अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। मुक्त अर्थव्यवस्था का सिद्धांत के बारे में बात करता है कौन, उदारवाद। उदारवाद के अनुसार व्यापार, उद्योग और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप जैसा चाहे व्यापार कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। यदि लोगों को आर्थिक गतिविधियों की स्वतंत्रता मिलेगी तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नए उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश का विकास होगा। अगर लोगों को क्या होगा, ये सारी चीज़ों का स्वतंत्रता मिलेगा, इससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो लोग एक उद्योग लगाएंगे तो कोई 4 लगाएगा, और इस तरह से जब नए नए उद्योग लगेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, देश का विकास होगा। ठीक है, आधुनिक उदारवाद यह भी मानता है कि आवश्यकता पड़ने पर सरकार जनहित में कुछ नियम बना सकती है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो सरकार के द्वारा जनहित के लिए कुछ नियम भी बनाए जा सकते हैं कि कितना कौन उद्योग रख सकता है या फिर कितने संपत्ति को रख सकता है। ये सारी चीज़ें भी तय किया जा सकता है अगर जरूरत हो तो।
अगला जो सिद्धांत है वो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत। लोगों को विचार रखने का, अभिव्यक्ति करने का स्वतंत्रता मिलना चाहिए, उदारवाद कहता है। ये इसका एक सिद्धांत है। उदारवाद प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार देता है। व्यक्ति अपने बात बोल सकता है, लिख सकता है और शांतिपूर्ण ढंग से अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकता है। मतलब वो आंदोलन कर सकता है, शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकता है। अलग अलग विचारों का सम्मान करने से समाज में ज्ञान, जागरूकता और लोकतंत्र मजबूत होता है। तो विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी क्या करता है, समर्थन करता है, जो उदारवाद विचारधारा है। अगला जो इसका विचारधारा या फिर जो सिद्धांत है वो है संवैधानिक शासन का सिद्धांत। ये संवैधानिक शासन का समर्थन करता है कि जो शासन वो संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, किसी से हिंसा, क्रांति या फिर जबरदस्ती शासन नहीं किया जा सकता। उदारवाद संविधान के अनुसार शासन चलाने पर बल देता है। सरकार को संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए। यदि सरकार मनमानी करेगी तो नागरिकों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए क्या तो संविधान बनाया गया है और संविधान में स्पष्ट लिखा है कि सरकार का क्या काम है, सरकार का क्या अधिकार है और लोगों का क्या अधिकार है और सरकार का क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है। ठीक है। अगला जो पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे वो है मानव गरिमा और व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत। जो उदारवाद है वो मानव गरिमा का और व्यक्तित्व का विकास का भी क्या करता है, समर्थन करता है। उदारवाद का अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। जो उदारवाद विचारधारा है इसका अंतिम उद्देश्य क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, मतलब पूरी तरीके से उसका विकास करना। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वतंत्रता और समान अवसर मिलने से व्यक्ति अपनी प्रतिभा पूरी विकास कर सकता है। अपनी प्रतिभा का क्या है तो पूरी तरीके से वो विकास कर सकता है। जब प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा तभी समाज और राष्ट्र का भी विकास होगा। तो मानव गरिमा और व्यक्तित्व का भी क्या कर सकते हैं, ये समर्थन करता है जो उदारवाद विचारधारा है। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर उदारवाद का महत्व देख लेते हैं कि उदारवाद का महत्व क्या है। पहले जिसका महत्व है व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है। जो उदारवाद है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का, अधिकारों की रक्षा करता है। ये इसका एक पहला महत्व उदारवाद का। दोस्तों जो महत्व है लोकतंत्र और संवैधानिक शासन को मजबूत बनाता है, कानून के शासन और समानता को बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ावा देता है। मानवाधिकारों और मानव गरिमा की रक्षा करता है जो उदारवाद है। आर्थिक विकास, नवाचार और प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है। जो प्रतिस्पर्धा है उसको प्रोत्साहित करता है, इससे विकास होता है देश का। व्यक्ति और समाज दोनों के संतुलित विकास में सहायता करता है। ये सब क्या सब इसके महत्व हैं उदारवाद के। ठीक है, तो हमने उदारवाद की परिभाषा को समझ लिया, उदारवाद के प्रमुख सिद्धांतों को समझ लिया, इसके महत्व को देख लिया। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, या फिर आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। उदारवाद आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र को सर्वोच्च महत्व देता है। समय के साथ उदारवाद में परिवर्तन अवश्य हुआ है, लेकिन आज भी यह विश्व की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक विचारधाराओं में से एक है। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों के संविधान, मानवाधिकारों और शासन व्यवस्था में उदारवाद के सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आज के टाइम में कहा जा रहा है कि जो उदारवाद के तरीके उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन उदारवाद की जो विचारधारा है वो वही है। लोगों के जो अधिकार है उसकी स्वतंत्रता को रक्षा करना, लोगों के अधिकार देना, लोगों को समान अवसर देना, ये सारी चीज़ें उदारवाद के द्वारा कहा गया है और ये सारी चीज़ों को आज सभी देशों में देखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी क्या है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम बार बार बोलते हैं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन नहीं करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर जरूर कीजिएगा। प्लेलिस्ट हम बना दें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग चेक कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।